Hello friends, welcome in Bright Coaching Classes and myself Deepak Kumar Sharma. Today my topic is motion. ये जो टॉपिक है क्लास 9th से स्टार्ट होगा. वैसे हम इस टॉपिक को छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, बट क्लास 9 से ये थोड़ा सा ब्रीफली होगा, थोड़ा और डिटेल में हम इसमें जाएंगे. तो आज मैं आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्मॉल डेफिनेशंस हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा. जो ये है, सबसे पहले हमारा मोशन एंड रेस्ट, फिर आएगा स्केलर एंड वेक्टर, फिर आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इन टॉपिक्स में ये पूरा चैप्टर है. तो इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक हैं और सबसे मोस्ट जो 11th में भी है वो फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशंस की को सॉल्व करते हैं अलजेब्रिकल और ग्राफिकल मेथड से. तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. फिलहाल हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. तो चलिए पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं, मोशन एंड रेस्ट के बाद जो चैप्टर है हमारा वो मोशन. तो मोशन से आपने जनरली कई बार आपने इस वर्ड को सुना भी होगा. जो लोग नहीं भी साइंस पढ़े हुए हैं वो भी इस वर्ड को सुनते हैं. तो एक इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन. तो मोशन का मीन्स होता है मूवमेंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो, तो हम कहते हैं कि इट इज इन मोशन. ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है. जैसे कोई कार चल रही है तो इट इज इन मोशन सपोज, ठीक है. जैसे फैन ऑन हो गया, फैन चल रहा है, तो दिस इज इन मोशन. तो मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है देन इट इज इन मोशन, तो वो मोशन में है. तो हमारा जो ये चैप्टर है ये इसी पर डिपेंड है, मोशन में. अब मोशन में जब क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं वो सब चीज पर हम सिस्टमेटिकली सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम मोशन की बात करते हैं. तो मोशन आप समझ गए. मोशन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है. इसके ठीक जस्ट अपोजिट रेस्ट. आजकल जैसे कोरोना चल रहा है सब रेस्ट में है, लेकिन ये रेस्ट क्या है? ये रेस्ट यानी कि इट मींस जब हम कहीं पर बैठ जाए, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन ना कर रहा हो, ना चल रहा हो. जैसे सपोज लाइक दिस इज द मोशन. मैं इधर से उधर घूम रहा हूं, दिस इज द मोशन. बट अगर मैं एक पोजीशन में खड़ा हो जाता हूं तो दिस इज द रेस्ट पोजीशन, यानी मैं मोशन नहीं कर रहा हूं. तो यानी कि मोशन का जस्ट अपोजिट है रेस्ट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है देन इज इन रेस्ट. तो रेस्ट पोजीशन जो होगी वो तब होगी जब उसमें ना तो कोई मूवमेंट होगा, ना उसकी कोई वेलोसिटी होगी, ना कोई स्पीड होगी. स्पीड वेलोसिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूवमेंट या व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर या वन प्लेस टू अनदर. जैसे कि लाइक दिस इज इन मोशन. ये मैं मोशन में हूं, और अगर मैं खड़ा हो जाता हूं तो दिस इज इन रेस्ट. तो आप समझ गए होंगे. अब अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में, आप डिटेल से उसके बारे में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कोई कार मूव कर रही है, सपोज कहीं पर खड़ी कर दी हमने उसको, तो दिस इज इन रेस्ट. तो रेस्ट की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है. समझ गए आप इस फर्स्ट टॉपिक को. तो दिस इज द मोशन एंड रेस्ट. सेकंड आता है स्केलर एंड वेक्टर. नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है हमें 12th तक और आगे भी कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाता है. तो स्केलर एंड वेक्टर को भी हमें पता होना चाहिए. तो स्केलर क्या है? व्हाट इज द स्केलर? स्केलर उसे कहेंगे जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि किसी वैल्यू को, जैसे सपोज मास 1 kg, या आपसे कहा जाए कि आपको कुछ शुगर लेके आनी है 1 kg, तो आपने 1 kg शुगर लाके रख दी. तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है. जैसे 1 kg,
ऐसी मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर, आप कहीं 1 किलोमीटर रन कीजिए, किसी बच्चे से हमने बोल दिया आप 1 किलोमीटर तक घूम के आइए, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो उधर भी जा सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है। तो ये क्या है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी इट मींस ओनली वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है तो दिस इज द स्केलर, तो वो स्केलर को शो करेगा, मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो दिस इज द स्केलर। समझ में आ गया आपके? जैसे m इक्वल टू 1 kg, या सपोज 1 मीटर डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर, या टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड वैल्यूज हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन यहां पर नहीं दिखाई गई है। अब वेक्टर की बात करते हैं, ये तो हो गया स्केलर। अब वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर इट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके अंदर दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन भी रखता है। यानी अगर जैसे किसी से कहा जाए कि 1 किलोमीटर ईस्ट या 1 किलोमीटर साउथ, 1 किलोमीटर दिस साइड, तो दिस इज द, तो यहां पर होगा आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं? तो जैसे कोई सपोज कोई स्टूडेंट है और वो ये ईस्ट और वेस्ट है, डायरेक्शंस हो उसके साथ, जैसे किसी कहा जाए कि 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाइए, तो आप 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो उसमें आपका 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट इट मींस डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये इसमें डिफरेंसेस है। ओके, तो स्केलर एंड वेक्टर अंडरस्टूड। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में यहां पर कहीं इस टॉपिक में कई जगह पर कंफ्यूजन भी हो जाता है बच्चों को, लेकिन अगर ये क्लियर है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? जैसे सपोज आपका यहां पर आपका घर है, सपोज दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल। ठीक है, अब यहां पर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे, और एक रास्ता हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, ये रोड है, ये रोड वाला रास्ता है जहां से हम बस से जा रहे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है। ठीक है ना, तो ए बी एंड सी, ए पर हमारा घर है, सी पर हमारा स्कूल है, दिस इज द, ये पक्की रोड बनी हुई है और ये शॉर्टकट है। अब डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस आप समझ लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कहते हैं लॉन्गेस्ट पाथ को, लॉन्गेस्ट पाथ, बड़े से बड़ा जो पाथ होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहां पर अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ को शो करते हैं तो ए बी प्लस बी सी, पहले ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तो दिस इज द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी एसी। अब क्यों, क्या है, डिस्टेंस तो दोनों है, सेम क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्या? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। यहां पर बात आती है, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, इट मींस ओनली मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब आपको मैं इस डायग्राम से, आपने क्या सीखा, इस डायग्राम से आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं इसको ए बी से बी सी की ओर जाता हूं और मैं कहूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इट इज नॉट राइट, बिकॉज यहां से ए से बी की ओर जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए बी, बट बी से सी की ओर जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंजेस, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब मेरा फेस अभी इधर था अब उधर हो गया। बट एसी पाथ में आप देख रहे हैं कि आपका फेस एक ही तरफ है और वो सी तक वहीं रहेगा, आप सी की तरफ जा रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं, तो फेस आपका उधर ही है। इसका मींस क्या है, यहां पर डिस्टेंस, वो सॉरी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, बट इज दिस, इन दिस कंडीशन डायरेक्शन
चेंजेस, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो गई यहां पर, तो डायरेक्शन जहां पर चेंज हो रही है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, और जहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इस डायग्राम से आपने शो कर दिया है। अब यहां पर आप इसीलिए कह सकते हैं कि अगर जहां डायरेक्शन चेंज हो रही है वो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट पाथ है, बट जहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। और शॉर्टेस्ट पाथ किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का, और लॉन्गेस्ट पाथ होता है डिस्टेंस का। तो यहां पर हम शो कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी जो है वो डिस्टेंस होगी, और जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो डिस्टेंस होगा। ओके, सिंपल सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये मोशन का ही एक पार्ट है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इट मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम, मान लिया 10 सेकंड में वो 1 किलोमीटर चल, सॉरी 10 मिनट में वो मान लिया 10 मीटर चल रहा है, तो चल ही रहा है वो, मतलब उसका क्या है 10 सेकंड 10 मीटर, अगला 10 सेकंड 10 मीटर, अगला 10 सेकंड 10 मीटर। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तभी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, एक फिक्स स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आपका टाइम तो ठीक है, बट क्या हो रहा है, यहां पर 10 मीटर चल रहा है, यहां पर 5 मीटर चल रहा है, फिर यहां पर 2 मीटर हो गया, है ना। जैसे टाइम घड़ी तो चल रही है रेगुलरली, जो हमारी वॉच है, जो हमारा टाइम है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो यूनिफॉर्म। बट हम अगर रुक गए, जैसे हमने 10 सेकंड तक 10 मीटर तक तो हम ठीक चले, उसके बाद अगले 10 सेकंड में हम खड़े हो गए, थोड़ा रुक गए, रिलैक्स हो गए, तो 5 मीटर ही चले, अगले 10 सेकंड में हम और ब्रेक हो गए, तो हमने 2 मीटर तक गए। तो हमारी जो स्पीड है वो कम हो रही होगी तभी ऐसा हो रहा होगा, बाकी हमारा टाइम जो है वो चल रहा है। तो यहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन? इट मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स equal time of equal distance in equal time of interval. When in this condition non uniform में क्या होगा? When an object moves unequal distance in equal time of interval. अगर उसी से हम कंपेयर करें तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी रुक रुक कर चल रहा है। तो रुक रुक के अगर वो चल रहा है तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सपोज कोई रोड बिल्कुल प्लेन है, खाली रोड है, जैसे अब कोरोना में चल रही है, खाली रोड है, बाइक चला रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही भीड़ हो जाती है, कहीं पे जाम लग जाता है, या कहीं मार्केट में आप निकलते हैं तो कहीं पर खाली मिलता है तो आप स्पीड पकड़ लेते हैं, कहाँ खाली नहीं है तो आप स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, ये भी हो गया। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, तो सबसे पहले तो हम स्पीड एंड वेलोसिटी का फार्मूला समझ लें। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट वेलोसिटी? v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ऐसा क्यों? स्पीड का क्या है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, बट दिस वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर पे काम करती है और वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आता है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डिस्टेंस आता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज द displacement upon time, this is the vector quantity, and its unit is meter per second, meter per second, unit same है, दोनों की यूनिट सेम, क्योंकि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो यूनिट मीटर में ही मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में ही मेजर होता है। तो
मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड इज द स्केलर, velocity is the vector quantity for distance and displacement. Next, average speed. Average speed it means the total speed, यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट, आप समझें कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले मान लिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, फिर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। जैसे सपोज आपको घर पहुंचना है 1 घंटे में और आप बहुत दूर हैं, तो कहीं पर आप बहुत फास्ट चलेंगे, अगर रोड खाली मिली तो आप बहुत तेज चलेंगे, कहीं रोड में भीड़ है तो आप रुक जाएंगे, कहीं फाटक बंद है तो आप रुक जाएंगे, कहीं भीड़ है तो स्लो हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्पीड चेंज हो रही है। तो आप जब भी पहुंचने घर, तो आपकी एक एवरेज स्पीड अगर हम जानना चाहें कि अगर ये एक फिक्स स्पीड से आता तो वो क्या होती, कि अगर इसी स्पीड को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करता तो उसकी स्पीड क्या होती, तो उसे बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, यानी कि फिक्स्ड स्पीड फ्रॉम इनर्शियल टू फाइनल पोजीशन। इनर्शियल से फाइनल पोजीशन में जो हमारी एक फिक्स स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, हमारा जितनी भी स्पीड है आपकी, जैसे v1 v2 v3 v4, इसको डिवाइड कर दो उसके नंबर से, इससे ठीक है ना। एक तो ये है मेथड, और एक एवरेज स्पीड का और फार्मूला होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, और टाइम उसमें मान लिया यहाँ पर 2 सेकेंड लगा, यहाँ पर 5 सेकेंड लगा, यहाँ पर 3 सेकेंड लगा, यहाँ पर 2 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इन सबका सम कर देंगे, 15 और 10 25, और यहाँ पर इनका सम कर देंगे, 3 2 5 5 10 and 12। तो दोनों को जब डिवाइड करके जो आएगा वो एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड के हमारे पास दो फार्मूले हो गए। पहले तो अगर टोटल सम ऑफ द ऑल स्पीड डिवाइडेड बाय द नंबर्स, यानी v1 v2 v3 कितनी स्पीड से हमको डिवाइड कर देंगे उसके नंबर से, या दूसरा है एवरेज टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की और टोटल टाइम कितना कवर किया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उससे भी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसको तो आप डिटेल से पढ़ेंगे 11th में, एक जनरल छोटी छोटी बातें। इसके बाद आप बात करते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको आप मैं एग्जांपल की तरह एक कार से आपको समझाता हूं। जिससे आप किसी कार में बैठे हैं और कार में बैठ करके आप जिससे रेस देते हैं, हम बाइक में तो रेस रेसर से ही देते हैं, लेकिन जो कार में बैठे हैं तो हम रेस देते हैं एक्सेलरेटर से, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेटर, और एक्सेलरेटर से ही बना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेटर से ही एक्सेलरेशन वर्ड बना है। तो एक्सेलरेशन इट मींस क्या काम होता है उसका, या तो आप उसको दबाएंगे तो वो स्पीड बढ़ाएगा, या उसको हम कम करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इट मींस एक्सेलरेशन भी यही होता है, इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट का मींस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो दिस इज द एक्सेलरेशन, लाइक दिस। एक्सेलरेशन इट मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनर्शियल वेलोसिटी एंड t टाइम, फाइनल एंड इनर्शियल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, जैसे अभी बहुत स्पीड हो गई, अभी कम हो गई, तो क्या होता है, एक्सेलरेटर से होता है। तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन वर्क करेगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला और 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी लास्ट वेलोसिटी थी, ठीक है, और टाइम मान लिया उसने 2 सेकंड में कवर किया, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या निकलेगा, v की जगह पर आप 15 रखेंगे, u की जगह पर आप 5 रखेंगे, तो 15 माइनस 5 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो 5 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से वो चल रहा है। तो एक्सेलरेशन वहां होगा जहां पर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो, जैसे अभी स्पीड तेज हो गई, फिर कम हो गई, तेज हो गई, कम हो गई, तो ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस तरीके से कह सकते हैं, या चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी है उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
टू टाइप्स में एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। मान लिया मेरे पास कार खड़ी है और मैंने इसको स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ा दी और स्पीड में आ गई, तो स्पीड बढ़ रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक इसके अपोजिट, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, व्हेन द स्पीड डिक्रीज, जैसे मान लिया कोई बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है और एकदम स्लो हो गया और फिर रुक गया, तो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन और इसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। तो दिस इज द नेम ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इट मींस द नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप इसको सिंपली याद कर लो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इट मींस व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजेस एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इट मींस व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन सिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे यूनिफॉर्म वर्ड से पता चलता है, तो यूनिफॉर्म का इट मींस कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन इट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्किल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूवमेंट कर रहा हो तो वो मोशन जो होता है उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मोशन करता है तो कुछ चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेन माना जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं उसका केवल आपको नाम बता दे रहा हूं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है तो उस पर एक एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं किसी सीधे चल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपको मोड़ने के लिए कहा जाए कि तुरंत मोड़ो, जैसे आप बाइक ले जा रहे हो और आपसे कहा एकदम मोड़ दो आप, और स्पीड में हुआ तो एकदम मोड़ोगे तो आपकी बाइक रपट जाएगी, स्लिप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपने उसको सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कराया तो उस पर एक फोर्स वर्क करने लगा और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स जब भी प्रोड्यूस होता है उसका मेन रीजन होता है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर इट मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इन अ सर्कल इन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं हम। तो यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वैसे मेनली यूनिफॉर्म स्पीड का वर्ड लेंगे क्योंकि वहां पर हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इन अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे अर्थ अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, ये सर्कुलर मोशन में है। जबकि कैपलर ने ये कहा था, एक साइंटिस्ट थे कैपलर, तो उन्होंने भी ये कहा था कि सन जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट का कहते हैं जिसका डायमीटर सेम ना हो, यहाँ पर डायमीटर बड़ा हो जाता है, कहीं पर डायमीटर ये इस टाइप से, यहाँ डायमीटर बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो दिस इज द एलिप्टिकल। बट ये एक इमेजिन अभी फाइनली नहीं है, बट हम समझने के लिए कह सकते हैं द अर्थ अराउंड द सन। ऐसी कोई सर्किल में अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिए, और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो केवल समझने का चैप्टर है, आपने बस उसको रीड करना है और उसको फिर अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में या जो हम चारों तरफ देख रहे हैं उसके बारे में समझना है। क्योंकि जो 9th क्लास है वो 9th क्लास साइंस के अंदर एक एंट्री हो रही है हमारी, क्योंकि आपने 8th तक देखा होगा कि मिक्स साइंस था, जिसमें फिजिक्स भी था, बायोलॉजी भी था, आपका केमिस्ट्री भी था। यहाँ पर आकर के अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिजिक्स का पार्ट अलग कर दिया है, केमिस्ट्री का अलग कर दिया है, बायो का अलग कर दिया। तो अब हमें क्या करना है कि अब इसमें थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। तो जब हम इसके अंदर और डीप में जाएंगे तब हम देखेंगे कि क्या होता है फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जितने भी चीजें थी इन सब में आपने कॉमन एक चीज पकड़ी होगी, और वो ये था कि ये मोशन से रिलेटेड था, मोशन कर रहे थे हम। अब वो मोशन चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो स्पीड के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो फिर आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये एक पार्ट था जिसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। इसके बाद जो इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे ड्राइव करेंगे अलजेब्रिकल और ग्राफिकल मेथड से, वो एक तरीके से 11th का भी पार्ट है। तो जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा
तो वो 10th और 11th, सॉरी 9th एंड 11th, 9th और 11th के लिए वो टॉपिक मैं यूज करूंगा, तो वो दोनों के लिए यूजफुल होगी। तो 9th और 11th जो है इनका सिलेबस कॉम्बिनेशन में एक साथ होता है, और 10th और 12th का कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो 10th और 12th अलग है और 9th और 11th अलग होता है। तो 9th 11th एक दूसरे की, इस समय जो आप पढ़ रहे हैं 11th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 11th में भी ये यूज होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से इन टॉपिकों को आप एक बार ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा अच्छे से, और फिर भी अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दे करो, थोड़ा उसको बता दिया करोगी, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो बेकार बना रहा हूँ या अच्छी बना रहा हूँ, तो वो मुझे पता चलनी चाहिए, ठीक है। बेकार बना रहा हूँ उसको सही करूँगा, और अच्छी बना रहा हूँ तो थोड़ा उसको और अच्छा करूँगा। लेकिन जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी तो होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको और बताइए मेरे को, तभी मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें आगे मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैं इस टाइप की वीडियो जो थोड़ा डेमो की फॉर्म में बनाता हूँ। डेमो की फॉर्म का इतनी से कुछ छोटे छोटे जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इन टाइप के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर बनाएंगे और उनको यहाँ पर शो करेंगे, तो उससे जो है बहुत जल्दी हमारे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें नॉलेज भी करनी है और उसको फिर कन्वर्ट करना है यूज करने के लिए, ठीक है। तो साइंस के बारे में आपको बताइए रखा है। तो साइंस अगर आपका फ्यूचर में आपको साइंस लेना है, आप इसकी डीप में जाइए और इसके बाद में अभी से डीपली पढ़िए, तब आपको साइंस भी यूज होगा, ठीक है। तो प्लीज रिवाइज एंड रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो चैनल्स हैं अब 9 to 12 मैं आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव के वीडियोस भी बनाने जा रहा हूं, और कॉम्पिटिटिव वीडियोस में मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव वीडियोस जो होंगे वो हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। जितनी भी चीजें हम इसके अंदर एक लाइटली पढ़ते हैं उसको कॉन्सेप्ट के अंदर जाना होगा, और उसके अंदर रीजन जो हमारे मन में डाउट्स उठते हैं उनको हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में यूज करते हैं। तो वो डाउट्स जो है हमारे माइंड के अंदर से निकलने चाहिए, और उनको तो मैं अब आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे तब, अगर आप नीचे यस और नो आंसर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर कॉम्पिटिटिव वीडियोस के लिए आप रेडी हैं तो आप मुझे यस का कमेंट जरूर दें, ताकि मैं आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव वीडियोस के लिए भी प्रयास कर सकूं, ठीक। थैंक यू वेरी मच।